7,200 ऐसे स्कूल है जहां 1,78,531 विद्यार्थी पढ़े हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक है। अब राजस्थान में स्कूलों से ड्रॉप आउट दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। वहीं प्रदेश में कक्षा 8 के बाद विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, यानी बदलते दौर में भी कक्षा 8 के बाद विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख रहे हैं। वहीं प्रदेश में प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 3.6% है, मिडिल स्तर पर 4.6% और माध्यमिक स्तर पर 7.5% हो जाती है। हालांकि कक्षा 8 के बाद लड़के ज्यादा पढ़ाई छोड़ रहे हैं। माध्यमिक स्तर पर लड़कों की ड्रॉप आउट दर 8.4% है, जबकि लड़कियों की 6.5% है। वहीं मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो प्रदेश की 69,983 सरकारी स्कूलों में, उसमें से भी 63,117 में चालू बिजली की सुविधा है, यानी करीब 10% विद्यालयों में बिजली की सुविधा है ही नहीं। और 1,475 सरकारी स्कूलों में आज भी पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं है दर्शकों। वहीं प्रदेश के 2,921 स्कूलों में कुएं, 30,003 स्कूलों में हैंडपंप के पानी का स्रोत है, यानी और बात करें अगर तो 62,445 स्कूलों में नल का पानी पेयजल का स्रोत है और 1,047 स्कूलों के विद्यार्थियों का पानी का स्रोत स्कूल नहीं बल्कि स्कूल के बाहर है। वहीं 10,927 सरकारी स्कूलों में लड़कों के और 9,703 स्कूलों में लड़कियों के लिए सुचारू टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। वहीं प्रदेश के करीब अगर बात करें तो प्रदेश के 11.7% स्कूलों में सुचारू टॉयलेट की व्यवस्था ही नहीं है। 10,439 सरकारी विद्यार्थियों में लाइब्रेरी और पढ़ने के लिए व्यवस्था है नहीं। वहीं डिजिटल शिक्षा की अगर बात करें तो हालात बेहद चिंताजनक है। प्रदेश में जहां 84.5% प्राइवेट स्कूलों में कंप्यूटर और 84.7% स्कूलों में इंटरनेट है, वहीं सरकारी स्कूलों में हालात ये हैं कि महज 41.9% स्कूलों में ही कंप्यूटर है। इंटरनेट केवल 65.1% स्कूलों में है। प्रदेश के 40,692 सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर नहीं है और 24,439 स्कूलों में इंटरनेट नहीं है। और इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। वहीं सरकार का दावा हालात सुधर रहे हैं और इसमें ज्यादा तेजी लाई जाएगी। अब इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि हमारे शिक्षा मॉडल में खामी आखिर क्यों है? ऐसे कैसे पढ़ेगा हमारा राजस्थान और कैसे बढ़ेगा? विपक्ष हमलावर है, सरकार से सवाल पूछ रहा है। आज की हमारा प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। देखिए तो किस तरीके से एक रिपोर्ट सामने आती है और रिपोर्ट पूरी सच्चाई को उजागर कर देती है। इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष हमलावर है और आज से ही नहीं, विपक्ष पिछले कई बार हमलावर हो चुका है इस पूरे मुद्दे पर। अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों से बच्चों का ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ रहा है। अभी 8.4 है। ड्रॉप आउट दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, यानी कि अगर राष्ट्रीय औसत हम निकाल के देखेंगे तो उसमें राजस्थान का जो दर निकलेगा पूरे राजस्थान का वो भी ज्यादा है। यानी राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल गोलमोल है या गायब समझिए, या फिर कोई शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं, ये भी कहना गलत नहीं होगा जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रही है। हम कुछ नहीं कह रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्र है ही नहीं, खाली कमरा है। अब खाली कमरा जहां कोई पढ़ने वाला ना हो उसे आप विद्यालय या स्कूल कैसे कह सकते हैं? और इन्हीं सब वजहों से एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। ऐसे कैसे पढ़ेगा हमारा राजस्थान, और जब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? ये भी एक सवाल है। शिक्षा के क्षेत्र में दावे हजार हैं लेकिन नतीजे एक भी नहीं। लड़कों की ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है लड़कियों के मुकाबले। और ड्रॉप आउट जो ये रेट है वो हर साल बढ़ रही है, हर वर्ष बढ़ती जा रही है। कहीं शिक्षक नहीं, कहीं बच्चे नहीं, तो कहीं कमरा नहीं, कहीं पीने का पानी नहीं। बताइए, ये है स्कूलों की व्यवस्था राजस्थान में। हजार दावे किए जाते हैं लेकिन बावजूद स्थिति अगर ये है तो आप सोचिए कि शिक्षा का रेट कितना होगा।
सरकारी स्कूलों में बच्चों का जो ड्रॉप आउट है उसके बारे में आपको एक बार बता दें ग्राफिक्स के जरिए। 921 स्कूलों में जो बच्चे हैं वो कुएं का पानी पी रहे हैं, यानी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। बिना छात्रों के 140 स्कूल चल रहे हैं। अब बताइए। और 2011 की जो अंतिम आधिकारिक जनगणना आई थी उसके अनुसार अगर राजस्थान की साक्षरता दर की बात करेंगे तो राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% है। ये हम दर्शकों आपको 2011 का आंकड़ा बता रहे हैं, उस टाइम का है, यानी कि अब तो काफी समय बीत गया है, अभी भी इंतजार है जनगणना का और ये साक्षरता दर आने का, रिपोर्ट आने का। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार पुरुष ज्यादा मात्रा में शिक्षित है, यानी पुरुषों की अगर संख्या बात करें तो पुरुष 79 यानी 79.19% जो मेल है यानी जो पुरुष है वो शिक्षित हैं और 52.12% महिलाएं साक्षर हैं। ये रेट है राजस्थान का, यानी कि इसमें अब और गिरावट आई है। ये पुराना आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं 2011 का, जब आखिरी बार जनगणना हुई थी। अब भी जनगणना हो रही है और देखते हैं कि क्या रिपोर्ट सामने आता है, कितनी दर है, क्या सुधार हुआ है, सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो हमने रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट एक सामने आने के बाद सरकारी रिपोर्ट के आधार पर हमने ये रिपोर्ट बनाई है, जहां राजस्थान के शिक्षा मॉडल में कई खामियां मिले हैं, या खामियां ही खामियां मिली हैं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में दावे हजार हैं और नतीजे क्या है वो हम आपको लगातार आ ही रहे हैं। और 8.5 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं। चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ संजय शर्मा कांग्रेस नेता हैं, जुड़ चुके हैं। बिहारी लाल मिश्रा शिक्षक नेता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप दोनों खास मेहमानों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर और हमारी प्राइम टाइम डिबेट में बेहद स्वागत है। चलिए सबसे पहले मैं बिहारी लाल जी आपके पास आना चाहूंगी। कई बार भी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके पहले भी शिक्षक नेता हैं, कई बार शिक्षकों के हक की आवाज़ आपने उठाई है, तो एक बार फिर से शुरुआत आपसे। बिहारी लाल जी, कैसा मॉडल है राजस्थान का? लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उससे तो ये समझ में आ रहा है कि ये कोई मॉडल नहीं है, सिर्फ सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी मैनेज नहीं है। जरूरत है मैनेज करने की, चीजों को समेटने की, और ऐसे कैसे बढ़ेगा राजस्थान? बिहारी लाल जी। मैडम, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत कर दिए और इसलिए उन आंकड़ों को लाने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम के अंदर अपनी बात अपनी चर्चा है उनको थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए कहना चाहता हूँ, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए। इस राजस्थान की शिक्षा की विकास की नक्शा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी आदत मेरे राजस्थान के शिक्षकों की और विद्यार्थियों की सूरत बदलनी चाहिए। मेन बात यह है कि राजस्थान में जो ड्रॉप आउट हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, गांव-गांव और ढाणी-ढाणियों तक राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान में शिक्षा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका बहुत अभाव है। मैं आपको अपने आंकड़े दे देता हूं कि अभी पिछले 3 वर्षों से राजस्थान की शिक्षा पर बहुत गहन चिंतन चल रहा है। आज भी पिछले वर्ष में जब आंकड़ों की बात हो रही थी और जर्जर भवनों की बात हो रही थी, तो आज की तारीख में भी 3767 राजस्थान में जर्जर भवन है जो पढ़ाने के योग्य नहीं है। लगभग 84,000 से ज्यादा ऐसे कमरे हैं जो टूटे हुए हैं, जहाँ विद्यार्थी बैठ नहीं सकता, विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में लगभग 42,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हजारों की संख्या में आज भी ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बिजली आपूर्ति आज दिन तक नहीं पहुंची है। शिक्षकों के पद खाली हैं। ये सारी व्यवस्थाएं शिक्षा के जो कमजोरियां हैं, सरकार की जो कमजोरियां हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनकी ओर संकेत करती हैं। और मुख्य बात से जब राजस्थान के अंदर
जो ड्रॉप आउट की व्यवस्था है उसका मुख्य कारण है राजस्थान में गरीबी। राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर के देखे सरकार कितने ही दावे करे कि इतनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी से बाहर होती जा रही है। मैं एक शिक्षक के रूप में धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ कि जब आज हमारे यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो उनके पास इतने गरीब है कि उनके पास यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और माता पिता दोनों मजदूरी पर जाते हैं। और जब आंगनबाड़ी में छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं उनको गोदी में लेकर के छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में आते हैं, और जब विद्यालय की छुट्टी हो जाती है तो वो बच्चे उन छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के बैठे रहते हैं। कुल मिलाकर के जब राज्य में गरीबी है, भुखमरी है, मजदूर लोग ज्यादातर मजदूरी करने में जाते हैं, तो जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो मजदूर लोग भी अपने बच्चों को मजदूरी पर ले जाते हैं। इसलिए राजस्थान में जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, लोगों की आय में वृद्धि नहीं होगी, जब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। खासतौर से राजस्थान के अंदर जब बाल विवाह होता है तो बाल विवाह भी इस व्यवस्था के प्रमुख कारण है। बच्चियों के लिए बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था की कमी है, जिसके कारण बच्चियां 10वीं क्लास के बाद शिक्षण से दूरी बनाए रखती है, शिक्षा से दूरी बनाए रखती है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और योजनाएं उनको धरातल पर उतारना चाहिए। कागजों में सिर्फ योजनाएं चलने से राजस्थान में शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ठीक है, रमेश नवल जी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रमेश नवल जी आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर और हमारे प्राइम टाइम डिबेट में। रमेश नवल जी, सवाल है आपसे, एक नहीं बहुत सारे सवाल है। देखिए किस तरीके से ये शिक्षा व्यवस्था डगमगाई हुई है राजस्थान की। ऐसे कैसे राजस्थान जब पढ़ नहीं पाएगा तो बढ़ेगा कैसे? एक और सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं प्रधानमंत्री, और आपके राजस्थान में ही व्यवस्थाएं चरमराई सी नजर आती हैं। कहीं स्कूल है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो बच्चे नहीं, बच्चे हैं तो टॉयलेट नहीं, पीने का पानी नहीं। कैसे चलेगा ऐसे रमेश जी? देखिए, भजनलाल सरकार को अशोक गहलोत जी से विरासत में शिक्षा क्षेत्र का एक बिगड़ा हुआ ढांचा मिला था, जहां पर जो जर्जर स्कूल हैं उनको सुधारने के लिए कोई बजट नहीं था। शिक्षकों के तबादलों के पैसे लगा करते थे, और मैं आपको बता दूं कि लगभग 439 स्कूल ऐसे थे जहां पर एक भी विद्यार्थी नहीं था और 540 शिक्षक वहां पर कार्यरत थे। आज कहा जा रहा है कि 140 स्कूल ऐसे हैं। आप उस समय का 2023-24 का आंकड़ा देखिए ना, 439 स्कूल ऐसे थे जहां पर एक भी विद्यार्थी नहीं था। मैं आपको बता दूं कि 1034 स्कूल ऐसे थे जहां पर विद्यार्थी कुओं से पानी पिया करते थे, उसकी संख्या घट करके अब 921 हुई है। अब ठीक है, जो गहलोत जी ने हमें विरासत में बिगड़ा हुआ ढांचा दिया था उसको सुधारने में समय लग रहा है, और हम हर क्षेत्र से जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं कर रहे हैं। और इसी कारण से जो ड्रॉप आउट दर है घटी है। मैं आपको तथ्यों के साथ बता सकता हूं, चाहे प्राथमिक स्तर हो, चाहे माध्यमिक स्तर हो, चाहे उच्च माध्यमिक स्तर हो, इन तीनों ही स्तरों में जो ड्रॉप आउट दर है घटी है। कहीं पर 7.6% से उससे 3.6% होगी प्राथमिक में। आप अगर माध्यमिक स्तर पर देखें तो 11.1 से 7.7% हो गई, और अगर उच्च माध्यमिक में देखें तो 6.8 से 3.6% हुई है। अब ठीक है, जो बिगड़ा हुआ ढांचा हमें दिया गया था उसको सुधारने में समय लग रहा है, लेकिन जिस गति से ये ढांचा सुधर रहा है, जो जर्जर भवनों को सुधारने के लिए जिस प्रकार से 12,500 करोड़ का प्रावधान भजनलाल सरकार ने रखा है, उसके कारण से जर्जर भवनों को सुधारा जा रहा है, और इसी कारण से तो रोग दर घट रही है, संक्रमण दर बढ़ रही है। इनको पूछना चाहिए संजय जी को कि विरासत में क्या दिया था आप लोगों ने? केवल भ्रष्ट सिस्टम दिया आप लोगों ने। आपके मंत्री आज भी जेल की सलाखों के पीछे खड़े हैं। संजय जी आपके पास ही आते हैं जी, जिनको शर्म आती नहीं है, जो केवल बड़बोलेपन के लिए जाने। रमेश जी देखिए, रमेश जी ठीक है, देखिए संजय जी को मैं चर्चा में शामिल कर लूं, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए कब तक आप लोग ये ठीक रहा कांग्रेस पर फोड़ते रहेंगे, बताइए ना। जब आप सवाल जवाब आपके पास है, जनता को सुन लीजिए, जनता को काम पसंद नहीं आया, जनता इस परेशानी से परेशान थी, तभी आपको कुर्सी पे बिठाया गया है।
और वसुंधरा राजे ने भी राज किया है, मतलब यानी बीजेपी की सरकार रही है, बीच में आप दोनों की सरकार रही है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा दशकों तक कांग्रेस की कुर्सी पर बैठी रही, तो आना जाना दोनों का लगा था। फिर बीच में आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? और ये व्यवस्था होता है ना कि कोई रस्सी कमजोर पड़ती है, पड़ती 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 वो एकदम टूट ही जाती है बीच से, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या आप लोग भी इस व्यवस्था को, एकदम चरमराई व्यवस्था को खत्म होने देना चाहते हैं? क्योंकि सिर्फ कांग्रेस को दोष दे देना इस मामले का या इस समस्या का हल नहीं है रमेश जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम केवल दोष नहीं दे रहे हैं, मैं केवल तथ्य रख रहा हूं कि उस समय हमें जो ढांचा दिया गया था कितना बिगड़ा हुआ था। शिक्षकों की कमी थी, हम लगभग 72,000 शिक्षकों की भर्ती कर चुके हैं, पदोन्नति कर चुके हैं, उनमें से 18,000 लेकिन पता है आपको, ठीक है, अभी भी जो रिपोर्ट आई है ना, अभी जो रिपोर्ट आई है हाल के दिनों में, उसकी अगर हम बात करें तो कई सारे जो स्कूल हैं राजस्थान की, उसकी हालत इतनी ज्यादा बदतर है, जो बार बार हम दिखा रहे हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर आज इसीलिए है कि कहीं अगर छात्र हैं 150, 200 या 1000 छात्र हैं, तो वहां पर एक शिक्षक पढ़ा रहा है, एक टीचर है, और कहीं कहीं ऐसी स्थिति है कि 0 स्टूडेंट एंड 100 या 200 टीचर बैठे हुए हैं वहां पे, तो वो किसको पढ़ा रहे हैं? क्या वो फ्री में सैलरी ले रहे हैं? तो ये व्यवस्था की खामी है यहाँ पर। आप देखिए, जहां जरूरत है वहां 0, जहां जरूरत नहीं है वहां पर 100-200 भरे पड़े हैं। खैर, इसका जवाब मैं लूंगी आपसे, लेकिन मुझे लगता है संजय जी को चर्चा में शामिल करना चाहिए। संजय जी, मैंने आपको सबसे आखिर में इसलिए शामिल किया, बीजेपी का रिएक्शन इसलिए लिया, वर्तमान में इनकी सरकार है, ठीक है, और आपसे भी मेरा यही सवाल है, आप इनको दोष कम दीजिएगा, तथ्य पे बात रखिएगा, क्योंकि देखिए आप दोनों की सरकार आई गई रही है, गहलोत जी ने भी बीच में राज किया है, और ऐसा नहीं कि एक मुश्त राज पूरा बीजेपी का रहा है या पूरा कांग्रेस का रहा है, ठीक है। ये हालत, ये राजस्थान का भविष्य ऐसा कैसे हो गया है? ये बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, अपने जान को हथेली पर रख कर जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता कब वो पंखा टूट करके नीचे गिर जाए, कब ये दीवार नीचे गिर जाए। हालत ऐसे है स्कूलों की, और टीचर तो है ही नहीं। संजय जी। नमस्कार मैडम जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं डरेगा राजस्थान, आगे बढ़ेगा राजस्थान, खूब पढ़ेगा राजस्थान, इन्हीं सब लोक लुभावन, लोकोक्ति, मुहावरे, झांसे, झूठ, पाखंड, प्रपंच करके भजनलाल जी की सरकार 2023 में पावर में आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस सरकार का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसा निकृष्ट, और मैं कहता हूं कि आज तक के राजस्थान के इतिहास का सबसे घटिया कोई अगर कार्यशैली के हिसाब से शिक्षा मंत्री रहा है तो हमारे मदन दिलावर साहब है। तो उनके नेतृत्व में, उनके शिक्षा मंत्री होते हुए मैं किसी चमत्कार की उम्मीद तो नहीं करता, मैं तो इसी डिबैकल की और इसी तरह की गिरावट की उम्मीद कर रहा हूँ। राज्य की जनता भी यही सोचती कि जब शिक्षा मंत्री ऐसे होंगे जो महिला अधिकारी बैठी है और वैश्याओं की और पतिव्रताओं की बातें करेंगे, सिलेबस में से नाम काट दो, नाम जोड़ दो, बच्चों से पूछेंगे 10वीं अलग होती है, 10th अलग होती है, मतलब बिल्कुल निकंट मूर्ख व्यक्ति को इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया हुआ है। पता नहीं क्यों झेल रहे हैं, क्यों बैगेज की तरह, लायबिलिटी की तरह झेल रहे हैं। अरे भाई, आपका मंत्री किसी और को बना दो, जब कोई काम करने लायक नहीं है, जब कोई काम करने लायक नहीं तो मंत्रिमंडल विस्तार भी होते हैं, सब लोग मंत्री चेंज करते हैं, हमने मंत्री चेंज किए थे, वो अलग बात है। अब आ जाता हूं मैं, देखिए बीजेपी को हम ब्लेम नहीं कर रहे, बीजेपी ब्लेम जरूर करती है। बीजेपी प्रवक्ताओं को ये सिखाया जाता है कि जैसे डिबेट में बैठो, जैसे मुंह खोलो तो कांग्रेस की बातें करो, पुरानी बातें करो, नेहरू जी को तो बीच में लाना इनका रोज का शगल है ही। मैं देखो आपसे बात करूंगा, जो आपने इंट्रो में डेटा दिया बहुत ही हृदय विदारक और इस बदहाल स्थिति को बताने वाला डेटा था। एक डेटा मैं जोड़ देता हूं कि सरकारी स्कूलों में नामांकन में हमारी गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड क्या था। वर्ष 2019-20 में 3.62 लाख बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ। 2020-21 में 4.16 लाख पे पहुंचा और वर्ष 21-22 में 9.37 लाख पहुंचा। मतलब आप एक वृद्धि देख रही हैं, आप एक सुधार देख रही हैं, जबकि बीजेपी के राज में लगातार नीचे है। और अभी आपने खुद ने कहा कि 2 साल में 8.4 लाख विद्यार्थियों का तो ड्रॉप आउट हो गया। ठीक है, स्कूलों में जो है शिक्षक है वहां बच्चे नहीं है, जहां बच्चे हैं वहां शिक्षक नहीं है। डिजिटल इंडिया के नाम पे ये लोग बहुत वाहवाही लूटते हैं। स्थिति ये है कि हर 10 में से 1 सरकारी विद्यालय में बिजली ही नहीं है, लाइट ही नहीं है। ठीक है, सरकारी स्कूलों से नाम कट रहे हैं पर विद्या भारतियों में नाम जुड़ रहे हैं, आरएसएस की स्कूलों में नाम जुड़ रहे हैं, ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए। आप देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता लगातार घट रही है। 921 स्कूलों में बच्चे कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं।
टीचर्स 3 से नहीं हो रही है। हमने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, हमने हिम्मत की, हमारा ये विजन था कि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की गुणवत्ता की पढ़ाई करे। वहां भी देखिए टीचर नहीं थे, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है संजय शर्मा जी। वहां भी हाँ हो सकता है, देखिए वो और हमारा यही प्रयोग, इस वजह से सरकार ने एक्शन लिया था। जी बताइए। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, हमने एक नया प्रयोग किया था जो पहले कभी नहीं किया गया था। उसमें खामी हो सकती है, पर मैं आज जानना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे यहाँ पे, इन्होंने राज में आने के बाद में कितने महात्मा गांधी स्कूल अंग्रेजी मीडियम खोल दिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए झालावाड़ हादसा हुआ, ठीक है, आज वही मॉनसून दस्तक दे चुका है। कितनी स्कूलों की मरम्मत इन्होंने करी, और जिन स्कूलों की मरम्मत नहीं हुई है उनमें ये क्या करेंगे, मॉनसून तो आने वाला आ चुका है। तो शिक्षा का बंटाधार हो चुका है। राजनीतिक द्वेषता से आप ट्रांसफर कर दो, ठीक है, पोस्टिंग ट्रांसफरों के नाम पे अभी ये कह रहे थे बीजेपी वाले कि करप्शन किया, वो किया। अरे भाई आपका तो खुला उद्योग चल रहा है, सचिवालय में जनता के पास बनने बंद हो गए, क्योंकि लोग पहुंचते गड्डियां ले लेके हाथ में कि साहब इसके पास जाना है, इस मंत्री के पास जाना है, रुपए ले लो काम कर दो। इन्होंने इसीलिए शायद ट्रांसफर की, इन्होंने डेट भी आगे बढ़ा दी है। सरकारी शिक्षा को राजनीतिक एजेंडे का शिकार होना पड़ा है। कुल मिला के बात ये मैडम देखिए, ब्लेम करना बहुत आसान है। हमारा, आपने बहुत सही कहा कि अगर हमसे कोई खामी हुई तो हमें उसका पॉलिटिकल दंड मिल गया ना, हम तो पावर में नहीं है। आप पावर में हो, डबल इंजन गवर्नमेंट आपकी है, आप रिफाइनरी में पैसा ला सकते हो, आप जयपुर के मेट्रो फेज का पैसा ला सकते हो, आप जोधपुर का एयरपोर्ट का पैसा ला सकते हो, तो सरकारी स्कूल का पैसा भी आप ला के काम कर सकते हो ना। और उसके लिए जीजी विशा चाहिए, उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और वो मदन दिलावर जी के पास है नहीं, वो भजनलाल जी के पास है नहीं, तो बच्चे क्यों सहे। हमारे स्कूल के हमारे बच्चे जो है, गरीब बच्चे जिनके पास प्राथमिक प्राइवेट स्कूल के लिए फीस नहीं हो पाती है, वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ देखते हैं। और जब गवर्नमेंट स्कूलों में ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ऐसी हालत है, तो कौन सा अभिभावक ऐसा होगा जो अपने बच्चे को यहाँ भेजेगा जहां पे जान की वो है। आप देखिए झालावाड़ में था दुर्दांत हादसा हुआ, पर अपने आप को बहुत अच्छा बताने वाले किसान के मुख्यमंत्री सो कॉल्ड भजनलाल जी वहां गए। तो ये तो इस सरकार की निष्ठुरता है। अब क्या कहा जाए इसके ऊपर। मैंने कहा ना आपसे मैडम, मदन दिलावर जी जैसे मंत्री के होते हुए इस विभाग का कुछ भी नहीं हो सकता है। इस विभाग की और नई जो बर्बादियां, उसकी इबारतें लिखी जाएंगी। ठीक है, बिहारी लाल जी आप कुछ कह रहे थे, लेकिन एक मेरा सवाल भी है। शिक्षक नेता है सर, आपको शिक्षकों की स्थिति बेहतर पता होगी। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता नेता बैठे हुए हैं, सुनवाई भी आपकी हो सकती है, और आप काफी अनुभवी भी हैं इन चीजों में, इन मामलों में भी। सवाल देखिए, ये जो आप कहना चाहते हैं वो भी कहिएगा, लेकिन सवाल यही है कि शिक्षकों की भर्ती में ये टालमटोल क्यों सामने आ रहा है। मतलब जहां स्टूडेंट है वहां शिक्षक नहीं, जहां शिक्षक है वहां स्टूडेंट नहीं। तो इस एंगल से आप जवाब दीजिएगा, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया या शिक्षकों की जो वहां पर भर्ती हो रही है स्कूलों में, उसमें क्या दिक्कत है। मतलब ये व्यवस्था के अनुरूप क्यों नहीं हो पा रही है बिहारी लाल जी, क्या दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। क्या सरकार की ओर से दिक्कत है या निचले लेवल पर दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दर्शकों को डिटेल के साथ थोड़ा बताइए, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। आपने इतना बेहतरीन प्रश्न पूछा है, मैं उसके लिए आपको साधुवाद दे रहा हूँ। वास्तव में राजस्थान में चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन ये राजस्थान का इतिहास है कि कोई ये कह करके नहीं निकल सकता कि भाई आज कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। 5-5 साल का मैंडेट सरकार सभी की बनती है, और इसमें इस तरीके से बच नहीं सकते कि बीजेपी ने हमारे ऊपर ये समस्या छोड़ दी या कांग्रेस ने हमारे ऊपर समस्या छोड़ी। वास्तविकता ये है कि जिनको शिक्षा ज्ञान है वो शिक्षा से संबंधित निर्णय नहीं ले पा रहे। हमारे अधिकारियों को कोई पावर नहीं है, शिक्षकों को कोई पावर नहीं है। पावर सिर्फ उनके पास है जिनको शिक्षा का शय नहीं आता। वही ये तय करते हैं कि शिक्षकों का स्थानांतरण कैसे होगा, वही ये तय करते हैं कि पाठ्यक्रम कैसे होगा, वही ये तय करते हैं कि यूनिफॉर्म कैसी होगी, वही ये तय करते हैं कि पढ़ाई का समय कितना होगा। बिहारी लाल जी वजह बताइए, कमी कहाँ पर है। मतलब जो पूरा रोड मैप, जो पूरा खाका है, जो आप कमियां, बस प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम क्या है। जो अधिकारी जो चाहते हैं शिक्षा के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, अधिकारियों के हाथ बंधे हुए हैं, अधिकारी डरे हुए हैं। बिना शिक्षा मंत्री के, बड़े बिना शासन के, बिना सरकार के नेताओं के अधिकारी किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते। और यही कारण है कि हर अधिकारी डर करके काम कर रहा है हर चीज में। अभी मैं आपको बता देता हूं कि विद्यालय सत्र शुरू हो गया है, पढ़ाई शुरू हो गई है। राजस्थान के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे आज दिन तक पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची हैं।
विद्यार्थियों की यूनिटी है और एक अच्छा वातावरण नहीं पड़ा है। आज का गरीब से गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में इसलिए भेजना चाहता है क्योंकि वहां पर मूलभूत सुविधाएं, वहां बच्चे यूनिफॉर्म में जाते हैं। इस प्रकार से अगर आपने आंकड़ों में तो कह दिया कि भाई विद्यार्थियों बांटी जाएगी, लेकिन यूनिफॉर्म तब बढ़ती है या नहीं बढ़ती है जब पूरा सत्र समाप्त हो जाता है। विद्यार्थियों की स्थिति ऐसी होती है, विद्यालय में पढ़ने की पर्याप्त पुस्तकें नहीं मिलती। और मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में आज भी 58%, आप नोट को, लगभग 58% विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर पीने योग्य पानी नहीं है। लाखों विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। और एक व्यवस्था, शिक्षा में व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था सरकार का काम है। अगर किसी विद्यालय में ऐसी स्थिति है कि शिक्षक ज्यादा और बच्चे नहीं है, और या बच्चे ज्यादा है या शिक्षक नहीं है, इसकी व्यवस्था को सरकार देखेगी। सरकार की व्यवस्था अगर इस प्रकार की नहीं नहीं, मैं बार बार आपसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ बिहारी लाल जी कि कमी क्या है, आपको क्या लगता है? क्योंकि काफी अनुभवी आप इन चीजों में जान पड़ते हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपने इतने समय में देख लिया, मुझे लगता है कि आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कार्यकाल देखा होगा, कांग्रेस का देखा होगा, बीजेपी का देख रहे हैं, ज्यादा दूर अगर मैं ना जाऊं तो। बिहारी लाल जी, आप वजह बता दीजिए मुझे बस, क्योंकि ये दर्शकों के लिए, मेरे लिए और हमारे ये सभी जो प्रतिनिधि बैठे हुए इनके लिए बेहद जरूरी है। क्या वजह है जिसकी वजह से शिक्षकों की नियुक्तियों में इस तरीके की अनियमितताएं हैं? बस इसकी वजह आप बता दीजिए। एक है, दो है, तीन है, बता दीजिए। सबसे बड़ी वजह है राजनीति, सबसे बड़ी वजह है शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप। जिस दिन शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा, उस दिन शिक्षा में सुधार हो जाएगा। अगर आज हम स्थानांतरण की भी बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि 25,000 एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है, जबकि वो एप्लीकेशन होनी चाहिए थी अधिकारियों की टेबल पे। ऐसा लग रहा है कि किसका स्थान है? भाजपा कार्यालय में बैठे हुए लोग क्या जानते हैं कि कौन सा शिक्षक अच्छा है, किसको वास्तव में स्थानांतरण करना चाहिए? ये वास्तविक ज्ञान तो है। अगर स्थानांतरण की एप्लीकेशन राजनीतिक करेगी तो राजस्थान का दुर्भाग्य होगा और इससे शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। कल ही आपने 20,000 एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है और उसके बाद डिजाइन व्यवस्था अलग। ये बताइए कि जिसकी ये तो अपने को दे, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है उसका ट्रांसफर नहीं होगा। मैं कहता हूँ अगर ट्रांसफर में पारदर्शिता नहीं है तो शिक्षा में नहीं है। पारदर्शिता की कमी है और इच्छा शक्ति की कमी है। जब इच्छा शक्ति की कमी का होना बहुत मुश्किल है। ठीक है रमेश नवल जी, मैं आपके पास आना अपने अब जवाब दे दीजिए कि आखिर क्यों नहीं शिक्षकों की नियुक्तियां सही प्रकार से हो पा रही हैं। ठीक है, ये एक सवाल है। दूसरा ये कि एक और डिजिटल इंडिया की ओर हम अग्रसर है। कई स्कूलों की अगर हम बात करें, तमाम राज्य साउथ को अगर छोड़ दें, क्योंकि साउथ साक्षरता में सबसे आगे है, जो पूर्वांचल और पश्चिमांचल के जो राज्य हैं भारत के खास करके, या जो आसपास के राज्य हैं, वहां पर डिजिटल इंडिया की ओर से कदम बढ़ाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया का भी असर हो रहा है, सर्व शिक्षा अभियान का भी असर हो रहा है। लेकिन राजस्थान में डिजिटल का डी भी नजर नहीं आ रहा है। शिक्षकों की अनियमितताएं बनी हुई हैं, नाराजगी भी अभी शिक्षक नेता ने जाहिर की है। जवाब दे दीजिए रमेश जी। शिक्षकों की भर्तियां लगातार हो रही है। अब बिहारी लाल जी जब बोल रहे हैं तो उनको तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए और पिछली सरकार के समय क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। जब मैं बार बार कह रहा हूं कि ड्रॉप आउट दर घटी है, संक्रमण दर बढ़ी है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से विद्यार्थी आगे बढ़े, इसके लिए लैपटॉप दिए जा रहे, बच्चों को टैबलेट दिए जा रहे हैं, लगातार वहां पर विद्यालयों के अंदर इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा की जा रही है। आप तुलना क्यों नहीं करते पिछली सरकार और इस सरकार के कार्यकाल के अंदर? लगातार इन चीजों की बढ़ रही है। हम जर्जर भवनों के लिए 12,500 करोड़ रुपए जो आवंटित करते हैं तो वो खर्च होते दिख भी रहे हैं। और संजय जी, मैं आपको बता दूं कि झालावाड़ के अंदर जो भवन गिरा था, कांग्रेस राज में बना भवन था। 2.5 साल के अंदर जो हमारा बिल्कुल कांग्रेस की गवर्नमेंट है अभी। नहीं, आपकी बात सही है, कांग्रेस का राज राजस्थान में है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए था। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ नवल जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस के राज में झालावाड़ में भवन गिरा। बहुत सही बात है। ये जो आपने बोली ना, झालावाड़ का भवन गिरा तो हमारी गवर्नमेंट है, मानता हूँ आपकी बात। आपका शासन नहीं है सरकार के समय बना भवन था, नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है, कैसे मैं जवाब दूंगा अभी। लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया भवनों के निर्माण में, मैं जवाब दूंगा, आप बोल लीजिए। तो जो आपने घटिया क्वालिटी का
निर्माण किया है, उससे कई से भवन गिरे हैं। बताता हूँ कैसे गिरा गिरने के बाद तुरंत अभी बता रहा हूँ कैसे गिरा है। जितने भी ऐसे भवन हैं उनको अभी बताऊंगा, 2.5 मिनट में बताऊंगा, 2.5 मिनट में कैसे क्या गिरा है। रुको रुको, आप बताता हूँ, बताता हूँ। बिहारी लाल जी आती हूँ मैं आपके पास। और इसीलिए तो राजस्थान की जनता ने नकारा आपको। अभी बता रहा हूँ मैं आपको कैसे क्या हुआ, सब बताऊंगा, चिंता मत करो, आप बोलो आराम से, सब बताऊंगा। बोलिए संजय शर्मा जी, क्योंकि मुझे तो मेरा जवाब नहीं मिला, आप जवाब दे दीजिए। मैडम आपको आपका जवाब मिलेगा भी नहीं। मैंने कहा ना, बीजेपी के प्रवक्ताओं को बताया जाता है कि आपको हर विषय पे कांग्रेस को कोसना है, आपको आज की बात नहीं करनी, आपको 20 साल 30 साल 40 साल पहले की बात करनी। अब ये कह रहे थे कि अब ये कह रहे थे, अभी इन्होंने कहा कि झालावाड़ का भवन जो गिरा वो हमारी गवर्नमेंट के टाइम में बनाया गया था। चलो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। अरे झालावाड़ वो जिला है जहां बरसात बहुत आती है, हाड़ौती का क्षेत्र। आप कम से कम दूरदर्शिता तो रखिए कि जब मॉनसून का सेशन है, मॉनसून आ रहा है, तो कौन से आप स्कूल के भवन है जो पट्टियों पे चल रहे हैं, जो बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, वो काम कराने गवर्नमेंट आएगी क्या? फिर किस बात का मैंडेट दिया था आपको? आपको हर बात पे अगर कांग्रेस को ही ब्लेम करना है नवल जी, तो इस्तीफा देके फ्री हो जाओ ना, इस्तीफा देके फ्री हो जाओ। मध्यावधि चुनाव करा के आपको तो 20 सीटें मिल जाएंगी इस बार, वैसे भी 20-25 में रह जाओगे आप, 2-3 गाड़ी में आ जाओ। अब आपको बताता हूँ, और चुनाव की बात मत करो, सुनो नवल जी, कम से कम चुनाव की बात नवल जी मत करिए। पंचायती राज चुनाव और नगर निगम के पूरा राज्य वेट कर रहा है। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आपसे चुनाव, कम से कम चुनाव की बात आप मत कीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सुनिए। देखिए, आपके मन की घबराहट मुझे मालूम है। आप पता नहीं कब चुनाव कराओगे, पूरा प्रदेश पर आप चुनाव नहीं करा पर ताज्जुब की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, भगवान ही को कहते तो बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। संडे के चुनाव आयोग को करवाना है। शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, इसलिए मैं शांति से सुनना चाहती हूँ। शिक्षा वाला संजय जी बोलिए। अब मैं आपको बताता हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की गई। आप मुझे बता दीजिए, गवर्नमेंट ने एनईपी के कितने जो इनके मापदंड थे, सर्कुलर थे क्रिएट स्कूलों पे। दूसरी बात, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की तारीख में सदी का भारत है, सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, इंटरनेट की सुविधा का बुनियादी हक है। आप बता दीजिए राजस्थान के कितने स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, कितने स्कूलों में सीसीटीवी कनेक्शन है। आप देखते हैं आजकल स्कूल बनाई होती रहती है, बच्चों पे परेशानी आती है, बच्चों की खुदकुशी हो जाती है, बहुत सी चीजें होती है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे का हक नहीं है कि एक सीसीटीवी मॉड्यूल वहां भी लागू हो। बजट में इन्होंने क्या रिफॉर्म किए थे, क्या अनाउंसमेंट किए थे, नवल जी बता देंगे भी। एजुकेशन डिपार्टमेंट इस बजट में क्या अनाउंसमेंट किए थे, और ग्राउंड रियलिटी में इन्होंने कितने कर दी। फर्क है, दूर की कौड़ी है। कहने को बहुत सी बातें हैं, कांग्रेस को कोस लो, वो कर दो। सर, सरकार आपकी है, डबल इंजन आपका है, सारे इंजन आप। मैंने कहा ना, जब आप दूसरी योजनाओं में इतना भारी पैसा लगवा सकते हो, तो यहाँ बुलवा सकते हो, सारे काम आप कर सकते हो, मोदी जी से खेजड़ी के पीपल का पेड़ भी उगा सकते हो, तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ सेक्टर में भी कर सकते हो। बीएल मिश्रा जी छात्र शिक्षक नेता हैं, तो अपनी पीड़ा बताई है कि कैसे कैसे बीजेपी के दफ्तरों में तय हो रहा है कि कौन का बीजेपी का दफ्तर तय करता है क्या कि कौन सा शिक्षक कहाँ जाएगा। डिजायर पॉलिसी आपने खोल दी, तो आपने बढ़ा दिया। सेक्रेटरीट की हालत ये है कि वहां पे लोग पैसे लेके जेब में घूम रहे, जा रहे। मैं कह रहा हूँ क्या होगा इससे, और कितना नीचे जाएंगे। और इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। तबादले में पैसे लगे हो, नवल जी मैं आपको, नवल जी मिलवा दूंगा, नवल जी मैं आपको सचिवालय में पैसे लग रहे हैं। जी मैं आपको मिलवा दूंगा ऐसे शिक्षकों से, मैं आपको मिलवा दूंगा भाई फेस। प्रमाण दीजिए ना। देखो मैं बात कीजिए आप, बिना तथ्य की मैं कभी कोई बात नहीं। ठीक है, बिहारी लाल जी काफी सुनना चाह रहे हैं। मैडम मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है संजय जी। मैं यही कह रहा, मैं देखिए मैं सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं सुझाव भी दे रहा हूँ, हालांकि बीजेपी को आदत नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ मदन दिलावर है, सारे रोग की एक ही दिलावर, इनको हटा दो, पूरा राज्य आपका अग्रणी होगा। चिकित्सा मंत्री खिला दो, इनको घर बिठा दो, राज्य की आपने हालत खराब कर दी है। ये दोनों मंत्री और भी ऐसे
पर ये मुख्यतः दो मंत्री है जो किसी काम के नहीं है। ये उल्टी सीधी है। मदन दिलावर जी की जगह किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाओ जिसको मंत्रालय का अनुभव, जो संजीदा हो, जो शिक्षकों से, अभिभावकों से बातें कर सके, उनसे काम कर सके। मुझे पता है बीजेपी में अच्छे नेता हैं, बन जाएंगे। आप अगर मंत्री बनाना चाहो बन जाएंगे। आपकी जो राजनीतिक मजबूरी है इससे आप ऊपर उठो, क्योंकि राज्य की तरफ देख रही है। ये मेरा कहना है। ठीक है बिहारी लाल जी, काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोले। बिहारी लाल जी, जी जी बोलिए। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ही प्रवक्ता बहुत विद्वान हैं और अपनी अपनी बातों को बड़े तथ्यों के साथ रखते हैं। मैं तो सिर्फ राजस्थान में संदर्भ में सत्ता के प्रश्न करता हूँ। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो हमने प्रश्न पूछा और कुछ खामियां रखी तो जोर शोर से रखा, और यही कारण है कि आज वो सत्ता में नहीं है। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान आदरणीय भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि वो ये चैनल पर ये बात बता करके जाए कि लगभग 1 साल हो गया, लगभग 4000 जर्जर भवन है और 300 करोड़ आदरणीय मोदी जी ने राज्य सरकार को दे दिए, और उस पैसे को लगभग 4 महीने हो गए। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा राज्य सरकार ने सैंक्शन कर दिए, लेकिन 1 साल के अंदर जर्जर भवनों में एक ईंट और एक कट्टा सीमेंट का नहीं लगा है। पहले तो ये बता करके जाएं कि कितने कौन से महीने तक वो जर्जर भवन बन करके तैयार हो जाएंगे। 84,000 जो कमरे हैं उनकी मरम्मत कब तक हो जाएगी। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो हमारे यहाँ गणवेश के लिए पैसा दिया जाता है, जो गणवेश दी जाती है, वो कौन से महीने तक राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को, कक्षा 8वीं तक की बात कर रहा हूं मैं, कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को गणवेश पूरा हो जाएगा, और राजस्थान के कोने कोने में और ढाणी ढाणियों में स्थापित संचालित सरकारी विद्यालय हैं, उनमें सभी में पाठ्यक्रम की सभी पुस्तकें पहुंच जाएंगी, और शौचालयों की व्यवस्था हो जाएगी और पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। इन बातों पर जोर देना होगा। हृदय पे हाथ रख करके, छाती पे हाथ रख करके बातचीत करनी पड़ेगी। सिर्फ पार्टियों को, सरकारों को, पिछड़ों को कोसने से बात नहीं चलेगा। हम दिल में हाथ रखें कि मेरा बच्चा अगर सरकारी स्कूल में हो और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो, जर्जर भवन हो, 2 कमरों के अंदर 8 कक्षाएं संचालित हो रही हो, तो मैं मेरे बच्चे को विद्यालय कैसे पहुंचूंगा। यहाँ और ये विषय नहीं है कि सरकार किसकी है। हम दिल पर हाथ रख करके कहें कि अगर ये खामियां हैं तो हम अपनी सरकार से भी प्रश्न पूछेंगे, सरकार से विनम्रता से कहेंगे कि ये व्यवस्थाएं होना संचालित है। शिक्षक संघ इन बातों को उठा रहा है, ये बात जायज है या नाजायज है, दिल पर हाथ रख करके पूछना चाहिए और उन व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देनी चाहिए। सरकारें तो आती हैं जाती हैं। आज बीजेपी की सरकार है, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, फिर सरकारें बदलेंगी। इनको कोसने से काम नहीं चलता है। व्यवस्थाओं पर ध्यान देंगे, शिक्षा में सुधार होगा। मेरा विनम्रता से शिक्षा मंत्री रमेश जी हमारे साथ निवेदन है, शिक्षा के सुधार के लिए ठोस कदम उठाएं। ठीक है रमेश जी, देखिए चर्चा के शुरुआती दौर में आपने खूब आरोप लगाया, प्रत्यारोप का दौर चला। अब मैं चाहूंगी बिना कांग्रेस को कोसे, दोष दिए, बस आप कुछ ये बता दीजिए कुछ बातें। एक तो सवाल जो बिहारी लाल ने पूछा उसका जवाब आप दे दीजिए, और दूसरी चीज एक सवाल मेरा भी है कि जो ये जर्जर व्यवस्थाएं हैं, सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था है, ये सुधरेगी भी या नहीं और कब तक सुधरेगी? क्योंकि देखिए ये मत बोलिएगा फंड जारी हो गया, फंड देखिए जारी हो जाता है, लेकिन वो यूज कहाँ हो रहा है, उसका इस्तेमाल सही प्रकार से हो रहा है या नहीं, वो सुनिश्चित करना भी आपका, आपकी सरकार का काम है। वो कैसे होगा? ये बदहाल व्यवस्था कैसे सुधरेगी? क्या कुछ आप लोगों ने सोचा आपकी सरकार ने? रमेश जी बताइए। बदहाल व्यवस्था को सुधारने में भजनलाल सरकार बिल्कुल नियमित रूप से लगी हुई है। जहां तक आप कह रहे हैं कि जर्जर भवनों को सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन झालावाड़ में कांग्रेस राज में बना भवन गिरा था, उसके बाद से ही पूरे राज्य के अंदर इस प्रकार के भवनों को चिन्हित करके कलेक्टर ने सारे इस प्रकार के निर्देश दे दिए थे कि उनको सुधारा जा चुका है। और आप इस मानसून सत्र में आप देख लेंगे कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आपको कहीं मिलेगी नहीं, और इसका कारण यही है कि हमने उनकी पहचान करके काम कर दिया है। बिहारी लाल जी, आप जो बातें बोल रहे हैं उसमें कई चीजें केवल भावनाओं में बह करके बोल रहे हैं, तथ्य पर बात कम करते हैं। जब हम दावे से करते हैं कि हमने जर्जर भवनों को ठीक करना शुरू कर दिया है, तो आप ऐसे भवनों को बताइए ना जहां भी मतलब जिनके चिन्हित किया था लेकिन उसका काम नहीं हुआ है। काम नियमित रूप से हो रहा है, और मैं पूरे यहाँ पर जिम्मेदारी से यहाँ पर इस चैनल पर कह रहा हूँ कि सरकार बहुत ही प्रामाणिकता के साथ में सरकारी स्कूलों को, उनकी व्यवस्था को सुधारने में लगी है, और इसी कारण से ड्रॉप आउट दर घटी है। और आने वाले सत्र में भी
विद्यार्थियों का रुझान प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं, अब सरकारी नहीं स्कूल नहीं, की और तरफ रुझान ठीक है, होगा। और कुछ वादे आपके प्रवक्ता हमारे इसी डिबेट शो में बैठ करके उन लोगों ने किया था कुछ समय पहले कि जब 1 जुलाई से स्कूल खुलेगा सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित मिलेगी, वो व्यवस्थाएं भी ढंग से नहीं मिल पाई है। स्कूलों की हालत आज भी वैसी है, उसमें कब तक सुधार आएगा? साथ ही बच्चों के लिए जो व्यवस्था की गई थी ड्रेस बांटने की, गणवेश यानी कि जो बांटने की व्यवस्था हो गई थी, वो कब तक सुधार होगा? क्योंकि कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए इनडायरेक्टली शिक्षाएं लगभग मुफ्त होनी चाहिए अन्य राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो। रमेश जी, क्या इसकी व्यवस्था कब तक ये मजबूत होगी? नहीं, ये सारी चीजें, चाहे बच्चों को हाँ। पुस्तक बांटने की बात हो, चाहे यूनिफॉर्म बांटने की हो, बहुत ही ईमानदारी से यह सक्रियता से काम नजर हो रहा नहीं है। आ रहा है रमेश जी, नजर नहीं आ रहा है ये नजर नहीं आ रहा। देखिए शिक्षक नहीं हो पा रहा है रमेश जी, मैं वही बोल रही हूँ कि सुधार की जरूरत है, इस बात को आप मानिए, क्योंकि अगर सुधार होगा ना, इसी डिबेट शो में एंकर आपकी तारीफ करेगी, कांग्रेस जो सहयोगी है वो आपकी तारीफ करेंगे, वो मुद्दा उंगली उठा ही नहीं पाएंगे आप पे अगर सुधार हो जाएगा तो। नहीं, तारीफ तो बनती है ना। जब मैंने कहा कि आप 2023-24 और आज अगर तुलना करें तो हर चीज के अंदर हमने सुधार किया है। आप तुलना क्यों नहीं करते हैं 2023-24 की? आप सर नहीं हो पा रहा है, देखेंगे सर नहीं हो पा रहा है, बात समझिए आप। सर आपको पता है सर, ये रिपोर्ट ताजा है, ये ताजा रिपोर्ट है सर। सर ये रिपोर्ट आपने देखी? नहीं नहीं सर, ये रिपोर्ट आपने देखी? सर आपको पता है, सर आपको पता है ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसके साथ ही कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जिन्होंने जाकर के स्कूलों का बाकायदा सर्वेक्षण किया है। उन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं कि देखिए किस जर्जर भवन के नीचे बैठ के ये बच्चे पढ़ रहे हैं, और देखिए किस तरीके से जमीन तो ऐसी है जहां पर बरसाती कीड़े निकल रहे हैं। अब बताइए कौन सा माँ बाप वहां बच्चों को भेजेगा? ये इन व्यवस्थाओं में सुधार की बात कर रही हूं मैं सर, इसको सुधार दीजिए। राजस्थान पढ़ लेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, आपको बहुत धन्यवाद देगा सर। कब तक हो पाएगा? निश्चित रूप से जहां पर जो कमी है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही तीव्र गति से होगा। और ये मैं पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस मानसून सत्र के अंदर कहीं पर भी कोई दुर्घटना नहीं होगी, और जो पिता हैं और माताएं हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज करके, बिल्कुल यही विश्वास जीतने की जरूरत है सरकार को, यही विश्वास जीतने की जरूरत है सरकार को। बोलिए बिहारी लाल जी। जीतेंगे विश्वास, बिल्कुल निश्चित रूप से। बहुत छोटे में समय बिल्कुल नहीं, समय नहीं है। हाँ बोलिए बिहारी लाल जी। मैं रमेश जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब आप किन्हीं 5 विद्यालयों में जाइए और 5 विद्यालयों में जाकर के पूछिए कि भाई यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गणवेश में यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ के स्कूल की क्या व्यवस्था है। धरातल पर जब आप जाओगे तो आपका दिल कांपेगा। और आप जिस प्रकार से यहाँ पर अपनी पार्टी को, दोनों पक्षों को कहता हूँ कि पार्टी में अपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए बातें कहना आसान है, धरातल पर किसी चीज की जानकारी से लेकर के बात करना बड़ा मुश्किल है। हम लोग धरातल पर बच्चों से जुड़े हुए हैं और हमारी बात का अगर भरोसा नहीं किया जा रहा है तो ये समझिए कि राजस्थान में फिर शिक्षा का सुधार होना बड़ा मुश्किल है। जब शिक्षक की बात समय इजाजत नहीं दे रहा बिहारी लाल जी, मुझे बिल्कुल समय नहीं दे रहा इजाजत। संजय ठीक है, संजय जी का एक फाइनल कमेंट लूंगी। ठीक है संजय जी, देखिए बिल्कुल नहीं सर, एक छोटा सवाल, इसका बहुत छोटे में आप समाप्त करिएगा संजय जी। देखिए सरकार आपकी भी थी, अभी बीजेपी की है, लेकिन देखिए गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, व्यवस्थाओं में ढिलवाई तो दी गई है, तभी शायद आज ये व्यवस्था एकदम खत्म होने की कगार पर है। क्योंकि बिल्डिंग तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी आई तभी उसको धरातल मिला, आपकी सरकार थी, ये बिल्डिंग थी, अगर आप लोग इस मरम्मत करा देते तो शायद इनको और अच्छी चीजें मिलती। ये वही होता है ना, घर का काम है कि अगर कोई बाहर गया हुआ है, अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी है तो मैं घर को साफ सुथरा रख दूं ताकि जब सामने वाला है तो काम को आगे बढ़ा करके करे। अगर वो वही काम करेगा तो आगे बढ़ा करके काम कैसे हो पाएगा? बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा, समाप्त करना है संजय। देखिए मैडम, क्या है कि कांग्रेस के और बीजेपी का जो राज है उसमें एक मूलभूत अंतर है। वो ये है कि हमको कोई कमी बताता है ना हमारी, तो उसको हम सरमाथे लेते हैं और काम करते हैं, हम ब्लेम नहीं करते बीजेपी की तरह। अब देखिए 8.4 लाख विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो गए, समय नहीं सर, बहुत छोटे में। ठीक है, मैं छोटा सा ये कहूंगा कि जो अगर नवल साहब ने कह दिया ना कि अब आगामी सीजन में कोई जर्जर भवन नहीं गिरेगा, तो चलो इनकी गारंटी मान लेते हैं, गारंटी दे रहे हैं यहाँ टीवी में बैठ। अच्छी बात ऐसा होता है, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, बिल्कुल यही उम्मीद हम भी करते हैं कि जो बदहाल व्यवस्था है, रमेश जी ने जैसा कहा, वो सुधरे और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो, और जो चीजें हैं, जो सरकार पैसा जारी कर रही है, करोड़ों का फंड, वो धरातल पर उतरे, और शिक्षा और जो शिक्षक और छात्रों का अनुपात है, जो रेशियो है, वो भी सुधरे, जो कि बहुत गंभीर समस्या है। फिलहाल आप तीनों का शुक्रिया, रमेश जी, संजय जी और बिहारी लाल जी, समय देने के लिए हमारे प्राइम टाइम डिबेट में। तो दर्शकों, आपने सुना किस तरीके से बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर हमने ये प्राइम टाइम डिबेट की, और जिस तरीके से आपके भी सवाल थे उसका जवाब भी हमने अपने आज बहस के जरिए तराशने की कोशिश की है। आरोप प्रत्यारोप जारी थे, लेकिन निचोड़ यही है, उम्मीद यही है कि जैसा बीजेपी ने कहा है हमारी डिबेट में
कि व्यवस्थाएं सुधरेंगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी, सब कुछ बेहतर होगा, वैसा ही होना चाहिए। फिलहाल शुक्रिया। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।